हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत से जुड़े 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। इसके और भी पार्ट हम लाएंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक पार्ट में ख़त्म करना ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और आप कोशिश करिए कि 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेज हैं उस पर समर सेल स्टार्ट हो चुका है 17 मई से 19 मई तक के लिए। और अगर आपने अभी तक इस कोर्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के देख सकते हैं। जितने भी कोर्सेज थे उन सभी पर ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 99 के साथ आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो 299 का बैच था, 249 का बैच था, आप उसको जस्ट 99 के साथ बाई कर सकते हैं। सभी कोर्स पर ये फ़िलहाल ऑफ़र लागू हो चुका है। 2 दिन आपके पास है, यानी कल और परसों। ठीक है, तो अब जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए और अब अच्छे तरीके से स्टार्ट करिए अपना स्टडी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, सब स्टार्ट हो जाएगा। तो अब समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस पे देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे देना। तो बिल्कुल भी देर नहीं करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो इल्तुतमिश हो जाते हैं, लेकिन संस्थापक के रूप में तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से इसलिए जानते क्योंकि लाखों के दान देने के कारण इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी और ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा फिलहाल ऑप्शन ए हो जाता है। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही रखी थी, इनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए, 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोनों कथन को पढ़कर बताइए कि क्या सही होगा। तो चलिए फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि तेमुजीन, यहाँ पे लिखा है, कहीं कहीं तेमुजीन लिखता है, तेमुजीन लिखता है, जिसे चंगेज़ खां के नाम से भी जानते हैं, यानी चंगेज़ खां का वास्तविक नाम तेमुजीन था। ठीक है, तेमुजीन एक मंगोल नेता था जिसने इल्तुतमिश के शासनकाल में, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान मध्य एशिया पर आक्रमण किया। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण किया उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, तो इल्तुतमिश का। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा सही है। सेकेंड पॉइंट कि चंगेज़ खान ने कवारिज़म के शासक जलालुद्दीन मगबरनी को परास्त किया, जो कि इल्तुतमिश की ओर भाग गया था और शरण लेने के लिए सतलज नदी पार कर गया था। तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि सतलज नदी नहीं, सिंधु नदी को पार कर गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पे फिलहाल किसे सही करेंगे, सही हमारा हो जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। सेकेंड पॉइंट तो गलत है, तो कथन ए को टिक करेंगे जो कि सही होगा। राइट, यहाँ पे सिंधु नदी होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस्र एक प्रकार का कर सल्तनत काल के दौरान किस पर लगाया जाता था। उस्र जो होता था एक प्रकार का कर हुआ करता था सल्तनत काल के दौरान, ये किस पर लगता था, तो ये मुसलमानों पर लगता था। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से लिखा गया। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग कृषि विभाग के रूप में दीवाने कोही की स्थापना की और सल्तनत में 2 प्रकार के भूमि कर होते थे। एक तो आपका उस्र जो होता था, और ये मुस्लिम संपत्ति पर रेत कर लगता था, मतलब जो मुस्लिम लोग होते थे उन पर ये लगता था उस्र, और जो खराज होता था हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लगते थे। तो यानी उस्र एक प्रकार का भूमि कर था, ये भी याद रखिएगा। किस प्रकार का कर था, तो भूमि कर था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही थी और कृषि विभाग की बात हो रही थी। ध्यान रखिए, उन्होंने कृषि विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने कोही। राइट, दीवाने कोही। नेक्स्ट आता है कि भारतीय शास्त्रीय रचना राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किस सुल्तान के काल में हुआ था। राग दर्पण का फारसी जो अनुवाद है वो किसके काल में हुआ था, तो यहाँ पे सही होगा फिरोज़ तुगलक। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फिरोज़ तुगलक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और आपके माइंड में कोई टॉपिक रहता है तो आप ज़रूर टॉपिक का नाम नीचे मेंशन करिए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान आरिज़ ए ममालिक
के नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था? आरिज ए मुमालिक। तो ध्यान देना, आरिज ए मुमालिक जो है आपका सैन्य विभाग, राइट, ऑप्शन सी होगा, सैन्य विभाग हुआ करता था। आरिज ए मुमालिक द्वारा निर्देशित सैन्य विभाग यानी सेना के जो प्रमुख होते थे उन्हें आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। दीवानी आरिज सैनिकों की भर्ती करने और सैन्य विभाग चलाने का प्रभारी हुआ करते थे दीवाने आरिज। दीवाने अर्ज की स्थापना जो है वो किसने की थी? दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, बलबन ने, ध्यान रखेंगे, बलबन ने, राइट। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सल्तनत काल के दौरान सबसे शक्तिशाली पद था? तो ध्यान देना कि दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली जो पद था वो नायब का पद था, नायब, उसके बाद वजीर आता था। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि दिल्ली सल्तनत के दौरान नायब के पद का प्रभाव सबसे अधिक था। उसके पास पूर्ण सुल्तानी अधिकार था और वह सभी विभागों का प्रभारी थे। दीवानी वजारत का प्रमुख वजीर होता था, नायब के बाद होता था। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, नायब के बाद वजीर आते थे। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान दीवाने को ही किस विभाग से संबंधित है? तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वापस बताना पड़ेगा, तो आप लोग गेस कर लीजिएगा सही आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है वो किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अली और गुरशास्प के नाम से इनके बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में एक अलग वीडियो हम लाएंगे जिसमें पूरा का पूरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 सुल्तानों के बारे में पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस पर हम एक वीडियो लाएंगे जिन पर पार्टिकुलर हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अशिक्षित होने के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवियों का समर्थन दिया था। उन्होंने सिरी में एक नई राजधानी बनाई और एक प्रसिद्ध प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा बनाया था, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी है, जो कि हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दाग और हुलिया प्रणाली, दाग और हुलिया जो प्रणाली है इसकी शुरुआत की थी? तो जानते हैं घोड़ों को दागने की प्रथा, नगद वेतन देने की प्रथा, बाजार प्रणाली और हुलिया प्रणाली, ये सब के सब जो स्टार्ट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपनी विशाल स्थायी सेना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जो सुल्तान है वो अपनी विशाल स्थायी सेना के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो कोई और नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी ही है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अपने शासनकाल के दौरान फारसी जो त्यौहार हुआ करता था नवरोज मनाने का शुरुआत किया था? नवरोज उत्सव मनाने की जो स्टार्ट की गई वो कौन थे? तो गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था पारसी त्यौहार जो कि नवरोज, ध्यान रखेंगे। अपने विद्रोहियों के प्रति इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी, ध्यान रखेंगे। उलुंग खां के नाम से भी इनको जाना जाता था। और क्या कह सकते हैं, जैसे कि इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया जो क्या था वो तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, 40 हज़ारों का जो गठन था उसको इन्होंने नष्ट कराया। तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में भी है। नेक्स्ट आता है कि उलुग खां के नाम से कौन जाना जाता था? तो माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट कि उलुग खां के नाम से किसे जानते थे? तो गयासुद्दीन, यहाँ पे बलबन का पूरा नाम हुआ करता था गयासुद्दीन बलबन। जब चंगेज़ खां ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत का शासन कौन कर रहा था? तो सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताना पड़ेगा कि सही आंसर क्या होगा। चंगेज़ खां, तेमुजिन जिसका वास्तविक नाम यहाँ पे इल्तुतमिश सही आंसर बन जाएगा। इल्तुतमिश के बारे में आपको पता है कि एकता प्रथा के स्टार्ट इन्होंने किया, साथ ही साथ तुर्कान ए चहलगानी जो 40 हज़ारों का गठन है इन्होंने किया। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, इसका निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। रजिया सुल्तान इन्हीं की पुत्री थी जो कि भारत में पहली महिला जो कि शासिका बनती हैं। साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो यानी गुलामों के गुलाम के नाम से इसको जाना गया, राइट। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल के दौरान भूमि की श्रेणी नहीं है? तो भूमि की श्रेणी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इक्ता, खलीसा, इनाम, ये तीनों की तीनों भूमि की श्रेणी हुआ करती थी। लेकिन मनसब जो है वो दिल्ली सल्तनत के काल में एक भूमि का प्रणाली नहीं था।
भूमि के 3 समूहों की पहचान की गई है। अधिकारियों को उनके काम के लिए भुगतान के बदले इक्ता दी जाती थी। इक्ता जो क्या है, अधिकारियों को उनके काम के लिए भुगतान के बदले में इक्ता यानी भूमि की प्रकार होता था इक्ता, वो दिया जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी और उनका जो कब्र है यानी समाधि स्थल है वो आपका मकबरा कह सकते हैं, लाहौर में ही स्थित है। लेकिन इल्तुतमिश जो है उन्होंने लाहौर से दिल्ली वापस स्थानांतरित कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का सदस्य था और इल्बरी राजवंश के नाम उसके नाम पर रखा गया था। इल्तुतमिश ने आराम बख्श से लड़ाई की और 1211 में सुल्तान बन गया। यानी देखिए, जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई घोड़ा खेलते समय, घोड़ा खेलते समय बताओ, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद आराम शाह दिल्ली का शासक बना था, लेकिन कुछ समय तक, करीब 8 महीने तक ही वो शासक कर पाया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आराम बख्श से लड़ाई कर, जिसको आराम शाह के नाम से जानते हैं, तो उससे लड़ाई करके इल्तुतमिश ने उसे मार डाला। उसके बाद 1211 में सुल्तान बना। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी। इस खेल के दौरान हो गई थी, यानी किस खेल के दौरान? तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, जैसे कि अभी हम पोलो जानते हैं, लेकिन उस वक्त इसको चौगान कहा जाता था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, पोलो। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? तो जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसने दिल्ली सल्तनत में स्टार्टिंग माना जाता है, गुलाम वंश से, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। लेकिन वास्तविक संस्थापक की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा इल्तुतमिश आ जाते हैं। इल्तुतमिश ने वास्तविक स्थापना किया। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना? तो वापस से घूम करके क्वेश्चंस वहीं पे जा रहा है जो कि हमने ऊपर में डिस्कस किया कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश बनता है। ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? और ये बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो प्रथम सूबेदार बनाया था वो है मलिक जानी। ऑप्शन डी, मलिक जानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे पीयू नहीं, पिर्थू होगा। पिर्थू का विद्रोह माना जाता है इसको, पिर्थू। ठीक है, पिर्थू का विद्रोह जो कि अवध में हुआ था। राइट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अवध में हुआ था ये पिर्थू का विद्रोह, जो कि इल्तुतमिश के समय में हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी उनके पद से उनको हटाने में किनका हाथ था? तो रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और इनमें तुर्कों का हाथ था। सही आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? तो यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला जो सुल्तान था, अमीर था, अमीरों में से एक कौन थे? तो मलिक बकबक यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। ऑप्शन सी को याद रखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया है यूपीएससी में भी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम क्या था? तो मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसे हम लोग जिले इलाही के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिले इलाही। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम जो शासक थे वो कौन थे? तो ऐसा मानने वाले जो शासक वो बलबन को माना जाता है। ऑप्शन डी, बलबन। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी। मलिक इब्राहिम कौन थे? मलिक इब्राहिम जो है वो कौन थे? तो मलिक इब्राहिम मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नुहानी राजवंश की स्थापना किसके सल्तनत काल में हुई थी? नुहानी राजवंश की जो स्थापना है वो किसके सल्तनत काल में हुई थी?
तो लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी, लोधी वंश। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ध्यान रखेंगे गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद, ऑप्शन ए, गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता यानी हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की थी? तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो हमने बताया था कि इल्तुतमिश से स्टार्ट किया, लेकिन बलबन ने इसको समाप्त किया था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने एक नवीन धर्म की इच्छा रखी थी जिसका विरोध किया गया, तो किसका सामना करना पड़ा? उलेमाओं का, यहाँ पे ए होगा सही आंसर, उलेमाओं का इनको सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न ये कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी जो है, यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहे हैं, लिखे हुए हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बात कही गई है, यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस वीडियो में हमने 31 जो कि क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसका जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 99 के साथ आप जा करके अपने मनपसंद की कोर्सेज़ को बाई कर सकते हैं। और जस्ट ये 2 दिन का ऑफर आपको मिला है ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप अभी से रेडी हो सके। जून के बाद यानी जून 4 तक तो आपका सब ये सब कंप्लीट हो जाता है जो भी चुनाव चल रहे हैं। तो इसके बाद आपकी स्टडी में थोड़ा सा फोकस आना चाहिए, इसलिए हम अभी चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर पाओ। तो जा कर के आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने पसंद की जो कोर्स है आप उस कोर्स को ज्वाइन करिए और उसमें स्टडी मटेरियल जो दी गई है और अपडेट होता रह रहा है, तो आप उस अपडेट के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करना, जल्द से जाइए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड करके लॉगिन करके पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।